नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। आज मित्रों हम चर्चा विशेष टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, बीच में आरएस मेंस का रिजल्ट आ चुका है और इंटरव्यूज़ की तैयारी का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो इस समय चल रहा है। आज मेरी विशेष चर्चा जो है वो इसी मुद्दे पर रहेगी कि इंटरव्यू की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, उसमें कौन सी स्थिति हम लोग अपनाएं, कैसे रहें, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम लोग आरएस इंटरव्यू की तैयारी पर बात करें, इससे पहले मैं आप सबको उन सभी विद्यार्थियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आरएस मेंस क्लियर किया है, और हिम्मत दिलाना चाहूँगा उन विद्यार्थियों को कि जिनका आरएस मेंस में नहीं हो पाया है। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी जो भी कमियां हैं उन कमियों को हमें एक बार देखना है कि इस बार हमने क्या कमियां रखी हैं, और उसके बाद अगली बार निश्चित रूप से हमारा 100% रूप से होगा। ऐसा विश्वास आप सभी अपने ऊपर रखें। मेंस की तैयारी लेकर के जो बात होगी उसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो मैं बनाऊंगा, तब हम उस पर ज़्यादा बात करेंगे। आज हमें ये बात करना है कि जो आरएस का जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में किस प्रकार की स्थिति इंटरव्यू में होता हमारे साथ क्या है। दरअसल आरएस का जब प्री एग्जाम होता है, तो उस प्री एग्जाम के अंदर आयोग हमसे हमारी मेमोरी कितनी है, कितनी शार्प है, क्योंकि ज़्यादातर वो फैक्ट्स पर आधारित एक पेपर होता है और बड़ा कॉन्सेप्ट उसके अंदर होता है। तो उस समय आयोग जो होता है वो कैंडिडेट की जो मेमोरी है उसकी जानकारी जो है प्री से वो लगा लेता है कि वो उसके बारे में क्या जानता है, विषय के बारे में क्या नहीं जानता है। कैंडिडेट का जो कंसेप्ट क्लियर होता है वो क्लियर होता है उसका मेंस के एग्जाम से, क्योंकि उसे मेंस के एग्जाम में एक टॉपिक के ऊपर जब कुछ उसे लिखना होता है तो जो उसकी उसकी जो लेखन क्षमता है, जो उसकी लेखन की जो कला है, जो राइटिंग उसकी जो आर्ट है, जो उसका कंसेप्ट है उस टॉपिक के बारे में सोचने का, और उसका जो एक विशद अध्ययन है उसके बारे में तमाम उसकी जो अवधारणा है उसकी जानकारी आपसे राजस्थान लोक सेवा आयोग या तमाम जो भी आयोग होते हैं वो उसकी जानकारी ले लेते हैं। इंटरव्यू के अंदर जो होता है, आप ये ध्यान रखिए, कैंडिडेट की जो 25 ईयर्स की जो एज होती है लगभग, या 30 ईयर्स की जो एज होती है, उस एज का आकलन जो है उसमें नॉलेज उस बंदे को क्या है, क्या वो कैंडिडेट एक ऑफिसर बनने के लिए तैयार है या नहीं है। इस प्रकार की तमाम जानकारी इंटरव्यू बोर्ड हमसे 25 से 30 मिनट या 45 मिनट के पूरे इंटरव्यू के अंदर ले लेता है। वो आयोग हमसे क्या अपेक्षा करता है, आयोग आज के दौर में सरकार किस प्रकार के अधिकारी चाहती है, क्योंकि हम आयोग अधिकारियों की जो भर्ती करने का काम होता है वो सरकार का नहीं, वो आयोगों का होता है। तो आयोग किस प्रकार के जो कैंडिडेट्स हैं, एक ऑफिसर्स हैं जो चाहते हैं, उस पर डिस्कस हमारा यहाँ रहता है, क्योंकि उसी पर आज मैं चर्चा आप लोगों से कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप ये ध्यान रखिए, आपने आरएएस इंटरव्यूज की तैयारी के लिए काफ़ी वीडियोस आपने यहाँ देखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हम अलग से चर्चा थोड़ी यहाँ पर करें कि आयोग कंप्लीट रूप से हमें किस किस प्रकार की अपेक्षा रखेगा, कैसी रखेगा, वो बात सारी आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल आयोग हमारे पूरे व्यक्तित्व की जांच के दौरान जब जांच करता है या उसके दौरान इस प्रकार के प्रश्नों को हमारे सामने रखता है, उससे हमें पता लग जाता है आयोग को कि ये व्यक्ति एक एसडीएम बनने के लिए या एक डीवाईएसपी बनने के लिए या जो सिविल सर्विसेज के जो अन्य पद है उन पदों पर आसीन होने के लायक है या नहीं है, किस प्रकार की स्थिति है। हालांकि जो फाइनल सिलेक्शन जो होता है, जो मेंस में हमें नंबर जो हम लोग लेते हैं उन पर आधारित होता है। इंटरव्यूज की भी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन प्रॉपर आने के लिए इंटरव्यू की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अच्छे मार्क्स होना बेहद जरूरी है। तो हमारे आरएस के अंदर किस प्रकार से मार्क्स हैं वो हमें देखना है। हालांकि बहुत से कैंडिडेट इसके अंदर ऐसे होते हैं कि 50% से ज़्यादा कैंडिडेट वो होते हैं जो ऑलरेडी पहले सेलेक्ट हो चुके होते हैं, तो उन्हें इतनी थोड़ी प्रॉब्लम्स जो होती है उनके सामने वो नहीं आती हैं इंटरव्यू के दौरान। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स कि जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके सामने काफ़ी परेशानियां जो होती हैं वो इंटरव्यू के दौरान आ सकती हैं, उन्हीं पर डिस्कस हम लोग आज यहाँ करते हैं।
आप ये ध्यान रखिए कि जो कैंडिडेट ऐसे खासतौर पे जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और उस पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि आपको मित्रों तनाव मुक्त एकदम रहना है, टेंशन फ्री। आप ये ध्यान रखिए ये एक परमानेंट सूत्र है इस बात के लिए कि किसी भी एग्जाम की तैयारी की जाती है तो हमें एकदम टेंशन फ्री रहना चाहिए। हम कोई भी काम टेंशन में कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम की जो तैयारी है वो या इंटरव्यू की जो तैयारी है वो हम कभी भी तनाव टेंशन में रह के नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को ऐसा माहौल जो तनावग्रस्त करने वाला हो उससे दूर रखने की कोशिश की जानी चाहिए। हमें कभी भी ये ध्यान रखिए, एक तो माहौल अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरी स्थिति एक अनुकूल माहौल के साथ हम लोग रहने का प्रयास करें ताकि हम तनाव मुक्त रह सकें। ऐसे लोग जो नेगेटिविटी हमें देते हैं उन लोगों से थोड़ा हम दूर रहें। कैंडिडेट ऐसे रहें जो कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनका आप संपर्क में रहें, उनके उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव हैं। तो आप ये ध्यान दें कि पॉजिटिव थॉट्स उनके हैं तो आपका भी जो थॉट होगा वो पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए एक जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का ये नियम है कि जिस प्रकार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमको मिलता है। तो हम तनावग्रस्त रहेंगे तो हम तनाव में, आप ये ध्यान दें कि अच्छी तैयारी हम लोग इंटरव्यू की नहीं कर पाएंगे, ये हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है कि आपने लक्ष्य जो बना रखा है हर हाल में हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना है, हर हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए वहां तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचने से हमें कोई रोक नहीं सकता। रोज हमें अपने आप को समझाना है कि वहां तक लक्ष्य तक पहुंचने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ध्यान रखिए क्योंकि मुझे लक्ष्य पे नहीं लक्ष्य के पार जाना है। तो जो लक्ष्य के पार जाते हैं निश्चित रूप से वो बहुत आगे तक पहुंचते हैं। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान हो, इस चीज को आप ये ध्यान रखिए। दूसरा, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है, आप ये ध्यान रखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी बात है। काफी लोगों को स्वयं पर विश्वास नहीं होता। मेंस में अच्छी परफॉर्मेंस वो अपनी दे देते हैं क्योंकि ये मानिए कि एक तरीके से उनकी रटाफिकेशन बहुत अच्छा होता है, मेमोरी उनकी अच्छी होती है, याद कर लेते हैं, अच्छी तरह लिख भी लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर बहुत कम नंबर में उनको मिल पाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें मेंस में जो नंबर हैं वो थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जिससे बहुत अच्छी स्थिति उनकी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉन्फिडेंस और लवरेज होते हैं। विश्वास के साथ अपने पर विश्वास रखिए कि इस दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं जो मैं नहीं कर सकता, मैं उसको कर सकता हूं। इसलिए आपको अपने पर विश्वास रखना है, ये बात आप खास तौर पे ध्यान रखिए। आगे स्थिति ये है, आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है अफवाहों से दूर रहना है। क्योंकि रीजन क्या है कि आरएस के इंटरव्यू को लेकर के स्टूडेंट्स में कुछ एक मानिए कि एक मानसिक तनाव की स्थिति है, क्योंकि एक डिस्प्यूट बीच के अंदर आ रहा है। 2013 और 2016 के जो इंटरव्यूज थे उनके अंदर 2.5 गुना वाली बात कैंडिडेट्स को कॉल करने की रही थी, लेकिन और अदर जो आयोग से हैं हमारे कमीशंस बने अदर स्टेट्स के और यूपीएससी वगैरह है, तो वो इंटरव्यूज के लिए 1/3 का रेशो वहां पर रखते हैं। इस बार इन्होंने जो है आरपीएस ने 1.5 का रेशो यहाँ रखा है, तो जिससे ये की स्थिति प्रोसेस ये चल रहा है कि शायद न्यायपालिका की शरण लेनी पड़े कैंडिडेट्स को, वहां जाने का विचार इनका बन रहा है। ऐसा हम लोग मीडिया के माध्यम से रोज सुन रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए आपको इन अफवाहों से बचना है। दरअसल न्यायपालिका की शरण हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यायपालिका की शरण में आपको नहीं जाना चाहिए। जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं और अदर स्टूडेंट्स की लड़ रहे हैं उनका साथ ना दें, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिए कि आपको लड़ाई लड़ने के साथ साथ अपना जो फोकस है उस फोकस को डिस्टर्ब नहीं करना है। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा लगे कि फर्स्ट ग्रेड के जब एग्जाम चल रहे थे तो एग्जाम होने के कुछ दिन पहले ही, आप ये मानिए 10 12 15 20 दिन, एक महीने पहले की स्थिति ये हो रही थी लेके कि कैंडिडेट्स ने पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया। इसका इफेक्ट खासतौर पे उन कैंडिडेट्स पर पड़ता है जो कैंडिडेट्स के पास लास्ट चांस होता है। आगे उन्हें पता वो ओवर एज हो जाएंगे, उन्हें कोई चांस नहीं मिल पाएगा। इसमें इंटरव्यूज में ऐसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि जिनको ये है कि लास्ट चांस मिल रहा होगा, तो वो डिस्टर्ब ना हो खासतौर पे, क्योंकि जिसकी एज सपोज की जो 25 ईयर से उसका 25 में या 24 के अंदर उसका इंटरव्यू के लिए कॉल होगा तो उसके पास बहुत टाइम है। लेकिन ऐसा कैंडिडेट जिसके 40 ईयर्स की एज पर उसको कॉल हो रहा है तो उसके पास
टाइम नहीं है, उसके बाद लास्ट चांस की स्थिति है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने डरे नहीं और टेंशन ना ले, अपने अफवाहों से ज्यादातर दूर रहे। क्योंकि अब ध्यान रखिए, सरकार जब पावर में होती है तो सरकार के कुछ भी कर सकती है। जो सरकार चाहती है वो ही होता है, जिसका रिजल्ट हमें जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर अब देखने को मिला था। यदि कोई मेरी इस बात का सपोर्ट नहीं करता है तो मुझे सपोर्ट लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट इसका है। आपने देखा कि गर्ल्स जो हैं, जो दो गर्ल्स थी वो टंकी पर भी चढ़ चुकी थी, लेकिन अंततः चूंकि जहां वो सीएम साहब को जो बता रही थी कि लेकिन संवेदनहीन व्यक्ति है, लेकिन जब सीएम साहब से वार्ता हुई तो वो संवेदनहीनता जो है वो संवेदनशीलता में तब्दील हो गई थी, और वही हुआ जो सरकार चाह रही थी। ये जब सरकार जब ये मेरा अनुभव रहा है, ध्यान रखिए, क्योंकि कई देखने में रहा है काफी, क्योंकि 20 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस, इस टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान कंपटीशन लाइन के अंदर स्टूडेंट्स को तैयारी करने का एक मेरा अनुभव यहाँ मैंने देखा है बकायदा, कि जब गवर्नमेंट पावर में होती है तो आप ये ध्यान रखिए, गवर्नमेंट जो चल रहा होता है, जो तय होता है उसी को चलाती है, उसका होता है। इसलिए आप इस रिजल्ट से आप ये ध्यान रखिए कि आपको अफवाहों से बचना है, और अपने आप को एकदम सकारात्मक सोच अपनी बनाए रखनी है, अपनी पॉजिटिव सोच बनाए रखनी है। हमें पॉजिटिव सोच वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ही रहना है, और नेगेटिव थॉट्स वाले जो ऐसे होते हैं कि जो बेवजह हमारा समय खराब कर रहे होते हैं, क्योंकि उनसे बचना है, आप उनसे बचिए। मैंने कहा आपसे कि ऐसे कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बनाइए, जो ग्रुप ऑलरेडी सेलेक्ट है, ये जो डेडिकेटेड है अपने वर्क के प्रति, अपनी आप मानिए कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ आप रहें। क्योंकि ये तो फिक्स सीधा आप साइकोलॉजी में आप जानते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी होती है उसका जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। डेडिकेटेड कैंडिडेट्स जो हैं उनका आप ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बना करके मॉक इंटरव्यूज आप लोग उसको तैयार करें बकायदा। उससे मॉक इंटरव्यूज एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि इस समय कोचिंग्स की हेल्प आपको शायद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोचिंग इस समय बंद हुई है, बंद है। वरना एक अच्छे कोचिंग की जो स्थिति है, अनुभव से अच्छा कोचिंग वो नहीं होता जिसके बहुत बड़े ऐड होते हैं, जिसके करोड़ों में ऐड होते हैं। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहां हो जहाँ अनुभवशील जो कैंडिडेट्स हैं वहां बैठे हों, और वो बता पाए कि आपको भाई किस प्रकार की स्थिति रखनी है, हम हमारी पर्सनालिटी को किस प्रकार डेवलप करना है। हमारी आंखों में चमक वो रहनी चाहिए कि जो एक ऑफिसर के अंदर चमक देखी जाती है, कॉन्फिडेंस हमारे चेहरे पर झलकना चाहिए। एक आयोग बस यही देखता है लेके क्या इस कैंडिडेट, क्या ये कैंडिडेट वास्तव में एसडीएम बनने के लायक है या नहीं है। तो इस प्रकार की अप्रोच हमें देखनी है। तो जो मॉक इंटरव्यू होगा वो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को बकायदा ध्यान दें कि इंटरनल पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपका जो बाहर का जो व्यक्तित्व है उसमें भी चमक पैदा करेगा। और आप में एक ऐसी शक्ति, आपको पावर आपको मिलेगी कि चुनौतियां जो आपके सामने होंगी वो आप स्वीकार करने योग्य बनेंगे। आप ये जाने, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की जो जॉब होती है वो जीवन भर एक चुनौतीपूर्ण जॉब होती है। उसे कदम कदम पर चुनौती का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार का आज का जो पॉलिटिकल जो एक एनवायरमेंट है, तो उसमें हम देखते हैं बकायदा फेसबुक पर वीडियोज आते रहते, तो हम देखते हैं कि कहाँ किस प्रकार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर एक ऑफिसर को काम करना पड़ता है। तो आप ध्यान दें कि चुनौतियों को स्वीकार करने की जो हैबिट है वो हैबिट हमें पहले ही हो जानी चाहिए। जो हमें अगर ये हैबिट वो पहले ही हो गई तो आप ध्यान दें कि हम हमारा इंटरव्यू बहुत शानदार तरीके से जाएगा। हम अपने जो आंसर दें इंटरव्यू बोर्ड को, वो आप ये ध्यान दें कि बहुत बेहतर तरीके से दें। यदि इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि आपको किसी का आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप ये ध्यान रखिए सामने बोर्ड को बरगलाए नहीं। आप उसे बरगलाने का कारण क्या है कि बोर्ड मेंबर्स जो क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर रहे हैं वो क्वेश्चन वो पुटअप कर रहे हैं जो ऑलरेडी उन्हें आता है। यदि आप बरगलाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता है कि व्यक्ति बरगला रहा है और अभी से हमें गुमराह कर रहा है, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद तो पता नहीं क्या करेगा। बहुत प्रॉब्लम आपके सामने उस समय हो सकती है। कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, बिल्कुल ऑनेस्टली उसका आंसर 9 सर के अंदर दें और कोई प्रॉब्लम आपको उस समय नहीं आएगा। क्योंकि 100% रूप से क्वेश्चन के आंसर सभी को आए इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे राजस्थान में एक कहावत है, ध्यान रखें, गधे से भ्रम तो कोई ज्ञानी नहीं होता है। कहीं ना कहीं ध्यान रखें, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम, कोई जहां आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, आप बिल्कुल इजी गोइंग बहुत कुल मिल शॉर्टली आपके ध्यान रखें, चेहरे पे कॉन्फिडेंस आपके होना चाहिए। बकायदा आप सामने वाला जो कैंडिडेट है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के, मतलब ऐसा भी नहीं बहुत आंखें निकाल करके आप देखें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपको। और शालीनता के साथ उसका आंसर उसको दिया जाए, ताकि आपको लगे कि ऑफिसर जो है एक अच्छा ऑफिसर हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं, आयोग पे ऐसा लगे, ऐसा उसे बने। इंटरव्यू में खास तौर पे देखा जाता है लेकर के कि जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, देखने में जो काफी साथी हमारे जो सिलेक्टेड साथी हैं, एक अनुभव से हमें ये मिलता है। लेकिन अब ध्यान रखिए कि जो समसामयिक जो स्थितियां हैं, जो इस समय एनवायरनमेंट जो हमारा चल रहा है, करंटली जो एनवायरनमेंट है
उसके साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक एसडीएम की भूमिका क्या होती है, इन तमाम चुनौतियां जो आज की आ रही हैं उसमें एसडीएम किस प्रकार से अपनी भूमिका को निभाएगा, ये ध्यान रखिए। राजस्थान पुलिस सेवा के अंदर यदि को सेलेक्ट हो रहा है कैंडिडेट, तो वो किस प्रकार अपनी भूमिका निभाएगा, तो उस भूमिका को वो अच्छे बेहतर ढंग से निभा सके, इसलिए वो ध्यान रखिए। इस प्रकार से ज्यादातर जो उन ऑफिसर्स को जो चेक करते हैं, उन्हें इस बार से उनका निरीक्षण किया जाता है कि क्या ये वास्तव में उस चुनौती का सामना कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब आप ध्यान रखिए, मैं आपको इस यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि जो संभावित प्रश्न हैं, एक जो जिनसे आपको ये कल्पना रखनी है, यदि इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, आप अपने घर में कोई अपने साथियों के साथ बकायदा लेके आप एक मॉक इंटरव्यू अपना तैयार करें और इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करें, इनका आंसर किस प्रकार से आपका जा सकता है, उन प्रश्नों पर डिस्कस मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ। बहुत मेहनत के साथ उन प्रश्नों को निकाला गया है। मैंने उनको काफी सोच के देखा है, कोई साथ सोच विचार के या देखा कि किन किन प्रश्नों पर हमारी बात हो सकती है, किस तरह से बात हो सकती है। आप ये ध्यान दें, इस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि निश्चित रूप से आपके साथ लाभदायक रहेगा। आप ये ध्यान रखिए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आयोग इनसे प्रश्न किस प्रकार से पूछता है और कैसे नहीं पूछता है। देखिए, यहाँ जो देखा जाता है, कई बार स्थिति यह होती है कि कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के दौरान जैसे हिंदी विषय ले लेते हैं या वो एमए हिंदी से कर जाते हैं, इस प्रकार की यहाँ स्थितियां बनती हैं। तो खासतौर पे ध्यान रखिए, उस कैंडिडेट्स को विशेष तौर पे ये पता हो कि लेकिन मेरे नाम का अर्थ क्या है। आयोग के दिमाग में बैठ सकता, बात हो सकती है लेकर के कि यार ये भाई ये बताइए आपके नाम का अर्थ क्या है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को कोई विशेष नाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी का नाम अनिरुद्ध है, तो उसके नाम का मीनिंग क्या है कि जिसे कोई अवरुद्ध ना कर सके, उसका नाम अनिरुद्ध होता है। किसी का नाम अलका हो, तो भाई अलका का मीनिंग क्या है, उसके नाम पे उसका नाम उसका अलका का जो मीनिंग लटे होता है। तो ध्यान रखिए, ऐसे जो भी आपका नाम मिलता है तो आप ये ध्यान रखिए, कोई विशेष नाम यदि आपका है तो जो लग सकता है ये क्यों रखा गया है, तो उसके पीछे जानकारी कौन हो, का मैटर आपका तैयार हो कि वो नाम विशेष रूप से आपको ऐसा क्यों रखा गया है, ये पहले आपको आपके ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्थिति ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी कोई भी हो सकती है। आप डेट ऑफ बर्थ के लिए काफी कैंडिडेट से जब बात की जाती है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो कैंडिडेट उस डेट ऑफ बर्थ को सीधा सीधा बताता है, भाई मेरा जो जन्म है वो 1 जनवरी है, मेरा जन्म जो है 2 फरवरी है, या मेरा जन्म जो है 15 मार्च है, या जो भी एनीवे जो डेट है उसको बताता है। अब आप ध्यान रखिए, एक डेट ऑफ बर्थ की स्थिति है कि आप आयोग को सीधा बता रहे हैं, और या एक डेट ऑफ बर्थ आप इस तरीके से बताते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा कि जब आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके उसी समय किसी न किसी कोई भारत का या आपके स्टेट का या कोई आप मानिए वर्ल्ड का कोई ऐसा कोई जो फेमस जो एक व्यक्तित्व रहा होगा, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व, उसका जन्म हुआ होगा, तो आप ये कहें कि मैं अपना जन्मदिन उस व्यक्ति के साथ मनाता हूं। ये बात एक अलग तरीके से आती है। एक हम सीधी बात कहें, डेट बताएं, और एक हम ये बताएं कि भाई मैं मेरा जो कोई हो सकता है कोई घटना आपके साथ, आपके जन्म के साथ, जन्म की जो डेट है उसके साथ जुड़ रही हो, तो आप ये कहेंगे तो ज्यादा की स्थिति होगी। आपका एक आदर्श व्यक्तित्व, एक आइडियल पर्सन आपका कौन है, ये आपको ये देखिए ध्यान रखिए। ये एक पक्ष रखा जाता है कि हर व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी, एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो किसी एक आदर्श को पढ़े, चाहे वो स्वामी विवेकानंद को पढ़े, सरदार भगत सिंह को पढ़े, चंद्रशेखर आजाद को पढ़े, या कोई कैंडिडेट यदि पढ़ रही हो तो सरोजनी नायडू को पढ़ सकती है, इंदिरा गांधी को पढ़ सकती है, किसी को पढ़ सकती है। लेकिन वो क्यों पढ़ती हैं, उनकी ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें अच्छी लगती है, उनके मन को छूती है, तो आप ये ध्यान रखिए, वो आपको पहले ही ऑलरेडी तैयार होनी चाहिए। आपका कमजोर पक्ष, क्योंकि ध्यान रखिए हर व्यक्ति में एक कमजोर पक्ष होता है, हर व्यक्ति के कुछ सुदृढ़ पक्ष भी होता है। जैसे कोई भावुक होता है, भावुक हो जाना एक कमजोर पक्ष है, और विपरीत परिस्थिति में सही डिसीजन ले लेना ये एक मजबूत पक्ष है। तो आप ध्यान रखिए, विपरीत परिस्थिति में जो सही डिसीजन ले जाता है वो वास्तव में ऑफिसर बनने के लायक है। तो ऐसी स्थिति आप ध्यान रखिए, हमारी कौन कौन सी कमजोरियां हैं, हमारे कौन कौन से मजबूत पक्ष हैं, उन पक्षों का ध्यान रहे और ऐसा क्यों है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ कि जिस किसी ने पीजी किया हुआ है और अंडर ग्रेजुएशन जो रहा है, ग्रेजुएशन करने के दौरान जो सब्जेक्ट कैंडिडेट के पास थे उनसे अलग पीजी में उस कैंडिडेट ने सपोज कीजिए कोई सब्जेक्ट लिया है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि बीए करने के दौरान आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से आपने बीए कर लिया,
लेकिन हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से आपने बीए किया और आपने एमए जो किया वो हिंदी से किया। एमए आपने हिंदी से किया, आपने बीएड भी किया हुआ है, आपने नेट भी किया हुआ है। ये डिग्रियां आपके पास क्यों रही? आपने जो बीए के सब्जेक्ट थे उनसे एमए न करके आपने सब्जेक्ट चेंज एमए के अंदर क्यों किया? इसके पीछे क्या लॉजिक है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी स्थिति ये है कि आप जब बीएड आप कर चुके हैं तो आप टीचिंग जॉब में क्यों नहीं गए? यदि ये ऐसा एग्जाम आयोग पूछ सकता है कि यदि आपको हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर आपका सिलेक्शन ना हो तो आप क्या करेंगे? क्या स्थितियां हैं हमारी? यदि आप कोई पहले आप जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी आप सिलेक्टेड हैं, जैसे नायब तहसीलदार में आप सिलेक्टेड हैं, तहसीलदार में आप सिलेक्टेड हैं, सहकारिता सेवा के अंदर आप सिलेक्टेड हैं, तो आपको अपनी जॉब से संबंधित जो सवाल है वो 100% रूप से आपसे बहुत सारे किए जाते हैं, ताकि आयोग ये चेक करता है, ये देखता है कि ये जिस जॉब में ऑलरेडी ये है क्या उसे इस बात की जानकारी है या नहीं है। ऐसा होता है, काफी लोगों को जानकारियां नहीं होती हैं। ये रहा है हमारे, कई बार मैंने पूछा है कुछ जो हमारे जो कैंडिडेट जो हमारी कम्युनिटी होती है वहां से जब हम बातचीत कर रहे थे, मैंने एक सवाल किसी से किया था, चूंकि साक्षरता के अंदर उन्होंने काम किया हुआ था, लेकिन जब मैंने एक बार साक्षरता से संबंधित रिलेटेड ये क्वेश्चन जब उनसे पुटअप किया तो वो उसका आंसर नहीं दे पाए। अब आप देखिए एक ऐसा कैंडिडेट जो साक्षरता के अंदर साक्षरता अभियान में काम कर रहा हो और साक्षरता से संबंधित उससे जानकारी ही नहीं हो, तो आप सोचिए आप कि किस प्रकार से वर्क कर रहा होगा। तो ऐसी स्थिति हमें नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए हम बहुत बड़ी झूठ बोल दें और झूठ बोल के आगे हम फंस जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बहुत परेशानी होगी। मैं एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। पीएचडी के इंटरव्यू जो है वो यहाँ चल रहे थे, और जब उसमें जब दिए जा रहे थे तो वहां से कैंडिडेट्स जो है एक हमारे साथी हैं, उनसे जनरल पूछ लिया गया था भाई अब तक आप 3-4 साल तक आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे, तो उसने थोड़ा माइंड ज्यादा लगाया और उसने एक मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था और मैं एक जो है जो किराना मर्चेंट का जो शोरूम है वहां पर मैं काम कर रहा था। अब वहाँ जो कमीशन था जो बैठा हुआ था, जो इंटरव्यू ले रहे थे, जो 3 मेंबर जो थे उसमें वहां बैठे हुए थे, उन्हें बड़ा अजीब सा तो लगा, निश्चित रूप से लगा होगा यार कि जो ऑलरेडी इतनी अच्छी डिग्री लेके बैठा हो, एमए जिसका आप ये मान के चलिए 63% से एमए हो रहा हो और वो किराना की दुकान पे काम करे, तो उन्होंने ये कहा अच्छा ठीक है बता हिंदुस्तान लीवर कौन कौन सा प्रोडक्ट निकालता है। और वो वहां अटक गया, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उसने कोई काम किया ही नहीं था। जब उसने काम नहीं किया तो उसको उसकी जो चतुराई है वो ज्यादा बड़ी दिक्कत में उसके आ गई। तो चूंकि हम जब बात करें हंस भी रहे थे, चूंकि उसमें इंटरव्यू पास नहीं हो पाया, लेकिन तो इस प्रकार की गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। आपको विशेष तौर पे ध्यान रखिए, ये आपको पता रहे कि भाई हमारा हमने जो सब्जेक्ट लिया वो क्यों लिया है, और एक अध्यापक हम क्यों क्यों नहीं बनना चाहते, या क्या स्थिति, ये आप थोड़ा जानकारी वहां बता के रखें। नेक्स्ट स्थिति है कि पसंदीदा व्यक्ति, तो मैंने आपको बताया कि आपका कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व आपका पसंदीदा है या कोई भी है, तो वो क्यों आपको पसंद है, आप उसे क्यों पसंद करते हैं, उसकी क्या भूमिका रही है। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या कोई स्थिति है तो आप किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को आप पसंद करते हैं, तो क्यों पसंद करते हैं, क्रांति के अंदर उसका क्या योगदान रहा है, इस प्रकार की स्थिति आपको जानकारी होनी चाहिए तो आपको रहे। आप ध्यान दें कि जहां आपका रेजिडेंस है, जहां के आप रहने वाले हैं, ऐसा भी है, काफी ध्यान रखिए कि मेरा यूट्यूब पर वीडियोस जो आउट ऑफ स्टेट है, राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी जो देख रहे होंगे उनका भी इंटरव्यू नंबर आया होगा, तो आप अपने स्थान के बारे में भी जानकारी रखिए यहाँ लेकर के, और खासतौर पर ये ध्यान रखिए कि राजस्थान आपको क्यों भाता है, क्या स्थितियां हैं, तो उसके बारे में जानकारी आपसे बात की जा सकती है आयोग के द्वारा, क्या है स्थिति क्या नहीं। दूसरा, जो कैंडिडेट यहाँ कर रहे हैं, जैसे कोई गांव पे रहने वाले हैं, किसी तहसील में रहते हैं, तो आपको अपनी तहसील की जनसंख्या कितनी है वो पता होनी चाहिए। आपको अपने तहसील की साक्षरता दर वहाँ की क्या है पता होना चाहिए। ऐसी स्थिति आपके साथ हो कि जो वहाँ पर कि कितने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं, कितने परसेंट पुरुष वहाँ के साक्षर हैं, खेती का स्तर वहाँ का क्या है, डेवलपमेंट की स्थिति क्या है, वो आपको जानकारी रहे, ये आपको बेहद स्थिति, यदि आपकी सही जानकारी आप सटीक रूप से देते हैं तो आप ध्यान रखिए आयोग बड़ा प्रसन्न स्थिति में होता है, इससे बड़ा खुश होता है, क्योंकि आपके पास एक ऐसी इस प्रकार के ऑफिसर्स वाले गुण हैं कि जो तहसील के बारे में जानकारी रखता है तो निश्चित रूप से उसको जो अपनी जो भूमि है राजस्थान जो भूमि उसका जानकारी निश्चित रूप से होगी। आपकी हॉबीज जो हैं वो कौन कौन सी हॉबीज हैं, आपको डांस करते हैं, कोई क्लासिकल डांस करते हैं, आप कविता लिखते हैं, गजल लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं, क्या करते हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है।
यदि आप ये कहते हैं कि लेके कि सर मुझे घूमर डांस पसंद है, किसी लड़की से ये क्वेश्चन किया गया, किसी लड़की का समझ घूमर डांस, घूमर जो नृत्य है वो प्रसिद्ध है। अब घूमर नृत्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि घूमर नृत्य क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ है, कैसी स्थिति नहीं है, कौन लोग इसको करते हैं, कब ये किया जाता है, इस प्रकार की स्थिति बननी आपको पूरी पूरी आप बनाकर रखें। ध्यान रखें, अपनी हॉबीज की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। एक एसडीएम के रूप में आप चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? अब वो चुनौती है, आयोग कोई सी भी रख सकता है आपके सामने, तो आप कैसे रखेंगे, आपको जानकारी देनी होगी। आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि आज वर्तमान में हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो सांप्रदायिकता की समस्या है। सपोज कीजिए ऐसी कोई स्थिति बन जाती है कभी कि कोई ऐसा डे आ गया कि जिसमें कोई रैली निकलनी है, वो मुस्लिम समाज की रैली भी निकलनी है और हिंदू समाज का मेला भी है, तो कैसे आप एडजस्ट करेंगे? वहाँ के एसडीएम होने के नाते, चूंकि आपके क्षेत्र में वो मेला लगने वाला है, तो आप कैसे क्या करेंगे? तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि इस प्रकार की चुनौतियां जो हैं उसको आपको कैसे सामना कर पाएंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी बन के वो आपको बताना होगा, वो आप ध्यान रखिए। समसामयिक घटनाएं, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जितने समसामयिक घटनाएं हैं उनमें एक बड़ी भूमिका एक ऑफिसर की होती है, एक अधिकारी की वहां पर होती थी। एक अधिकारी की भूमिका क्या होती है, तो आपको खासतौर पर विशेष ध्यान रखिए। राजस्थान चूंकि ध्यान रखिए पिछड़ा राज्यों की श्रेणी में आता है। 61.11% ये हमारा जो क्षेत्र है राजस्थान का, वो डेजर्ट में आता है। यदि आप पश्चिम राजस्थान के कैंडिडेट हैं, पानी की वहां पर यदि कमी है, तो पानी जल संरक्षण के लिए आपके पास क्या सुझाव है? वहां यदि नारी साक्षरता दर कम है, तो उसके लिए आपके पास क्या सुझाव है? आप कैसे कर सकते हैं? आप जो आम जन है, उस आम जन का सहयोग उस राज्य के विकास के लिए आप कैसे ले सकते हैं, ये आपको भी एक पूरा ध्यान रखना है। तो इसके बारे में जानकारी आपके पास हो कि इस राज्य को पिछड़ेपन कैसे दूर किया जा सकता है। अभी हाल ही में मृत्यु भोज एक जो प्रथा रही है, उस पर भारत सरकार, सॉरी, राजस्थान सरकार के द्वारा उस पर रोक लगाई गई है। हमारा राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने बड़े बहुत एक मानिए आप कि सराहनीय उनका ये कार्य रहा है, जिस पर उन्होंने इस प्रथा पर रोक लगाई। इससे सिद्ध होता है कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो मृत्यु भोज, नारी सशक्तिकरण या बाल अपराध, और भी हमारे यहाँ राजस्थान में कुप्रथाएं काफी हैं। डायन प्रथा है, कन्यावध है, ठीक है। इस प्रकार की प्रथाओं से भी जानकारी, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू तक आपको कोई ना कोई नई एक कोई प्रथा के बारे में और जानकारी आ जाए, तो उस प्रथा के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से वो खत्म होनी चाहिए, या इनसे हमारे समाज में पिछड़ापन किस प्रकार का आ रहा है, कैसे। आप भी ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस समय एक बड़ी त्रासदी है जिसे कोविड-19 के नाम से हम लोग जानते हैं। कोविड-19 के दौरान एक जो ऑफिसर है उसकी क्या भूमिका है, इसमें चूंकि आप देखते हैं कि आज भी हम देख रहे हैं कि जो जनता है वो जनता ज्यादा जागरूक नहीं हो पा रही है। निरंतर प्रतिदिन जो केसेज हैं वो जो पहले उसमें मानिए 10 की संख्या में, 10 से सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों से हजारों की संख्या में, लाखों तक पहुंचने की स्थिति हमारी बनने की स्थिति में है। तो ये एक बड़ी चुनौती है एक अधिकारी के सामने, एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने। तो यहाँ पर क्या भूमिका कोविड-19 में एसडीएम की क्या हो सकती है, तो ये इस पर आप विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। आप अपने आप को तैयार करते उस पर चले, ये खासतौर पे ध्यान रखना है। कोविड-19 के बारे में भी ध्यान रखिए, क्या एक वरदान है या कोविड-19 एक महामारी है? क्योंकि आप देखिए वरदान तो साबित हुआ है, कोविड-19 जो इसका पक्ष है, ये विपक्ष भी है और पक्ष भी है। पक्ष का मतलब ये देखिए आप, पर्यावरण एकदम, जो पर्यावरण हमारा एकदम शुद्ध हो चुका है, नदियां एकदम क्लीन साफ हो चुकी हैं। ये बीमारियां जो हैं, आप देखिए सड़क पर एक्सीडेंट बहुत कम हुए ही नहीं, क्योंकि जब पब्लिक भारी नहीं तो एक्सीडेंट कहां से होगा। तो एक तरफ देखा जाता है तो वरदान भी है, महामारी इसलिए है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ मर रहे हैं, पूरा जीवन एकदम रुक गया है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि कोविड-19 जो आपको रहा है, इसका माइनस और प्लस पॉइंट क्या है, आपको विशेष तौर पे ये ध्यान अपना टॉपिक बना के रखें, तैयार पहले विचार कर रखें। कोविड-19 के लिए उत्तरदायी मुख्य रूप से जो ठहराया जा रहा है वो चीन को ठहराया जा रहा है। क्या ये कोविड-19 जो है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी तो नहीं है? क्या इसे तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा? इस पर आप विचार करके रखिए। प्रशासनिक सेवा में कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो होता है, जब प्रायोरिटी फॉर्म, जो डिटेल फॉर्म जब भरा जाता है उसमें, तो वो पहली प्राथमिकता जो दे देते हैं कुछ पुलिस सेवा को दे देते हैं।
जबकि जो एसडीएम बनना है एक बड़ी बात है लेकर के, काफ़ी अच्छी सुविधापूर्ण सर्विस भी है, एक चुनौतीपूर्ण सर्विस भी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्विस के अंदर जो है चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है, परेशानी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। जॉब 24 आवर्स का जॉब होता है, कभी भी कोई घटना कहीं भी घट सकती है। तो यूनिफॉर्म जॉब जो थोड़ा सा मतलब सिविल जॉब से ज़्यादा तकलीफ दह स्थिति में होता है। लेकिन कैंडिडेट क्या होता है, कई बार उसको भर देते, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एसडीएम की जगह डीवाईएसपी को क्यों चुना है। हमारे देश में जो राजनीतिक घटनाएं जो घट रही हैं, वो घटनाएं, उन घटनाओं पर आप लगातार नजर रखिए। उन घटनाओं का प्रभाव दुष्प्रभाव क्या है, उससे आप अपने आप को जोड़ के रखें। ये हमारे देश में या राज्य के अंदर किसी विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की यात्रा जो हुई है, उस यात्रा से हमारे भारत के अंदर आप ये ध्यान रखिए कि किस प्रकार से भारत को एक मजबूत स्थिति मिलेगी, भारत के संबंध मजबूत होंगे, भारत को अर्थव्यवस्था में सहयोग मिलेगा या राजनीतिक जो मुद्दे हैं वहां सहयोग मिलेगा, वो क्या क्या लाभ उसका रहेगा। तो आप उस पर चर्चा रखें, आप ध्यान रखें। हमारे भारत, ध्यान रखिए, भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जैसा हम देखते हैं, इधर से हम चले वेस्टर्न साइड से चलते हैं तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर चाइना है, इधर भूटान, नेपाल, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, इधर श्रीलंका, जैसी जो स्थिति हमारे सामने आ जाती है, वो कैसी कंडीशन है। आज हम देख रहे हैं कि नेपाल और भारत के संबंध कुछ बिगड़ रहे हैं। नेपाल जिसकी 4 से 5% जीडीपी भारत पर ही निर्भर है उसके विकास की, जो नेपाल जिस प्रकार के संबंध भारत जो सहयोग कर रहा है नेपाल को, चाइना कभी नहीं कर पाएगा। तो क्या इसका इफेक्ट होगा, क्या कंडीशन है, उस पर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्षेत्रीय विवाद, अब ध्यान रखिए, मैं उन बहुत अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर रहा हूं, आपको पूरा वीडियो देखना है, इस बात को आप समझिए। क्षेत्रीय विवाद जैसे गलवान घाटी विवाद है, काला पानी विवाद है, ये आपको इन टॉपिक्स पर आप ध्यान रखिए। हमारे राजस्थान में जनजातीय स्थिति क्या है, क्योंकि राजस्थान की पहचान जनजातियों से ज्यादा पहचान है, जनजातीय विकास किस प्रकार का, वो आपको विशेष तौर पर ध्यान मित्रों यहाँ रखना है। मौत की सजा, संस्थाओं की स्वायत्ता पर संकट, राजनीतिक जो हमारी गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, उन पर जो पॉलिटिकल प्रेशर आता है, तो उनकी जो स्वायत्तता है वो संकटग्रस्त हो जाती है। तो कैसे हो रही, क्या उसका इफेक्ट है। राजस्थान में ऊर्जा विकास क्या है, क्योंकि राजस्थान में आप ऊर्जा को लेकर के, उसके डेवलपमेंट को लेकर किस प्रकार की संभावनाएं आप देखते हैं, क्या संभावना है, आपको विशेष रूप इस पे ध्यान रखना है। आज की बढ़ती तकनीक, आप कंप्यूटर तकनीक बढ़ रही है। आज आप देखिए जो हमारी जो कंप्यूटर नॉलेज जो हमें बहुत लगातार बढ़ती, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ अपराध भी पनपा है। तो कंप्यूटर बढ़ती तकनीक ने अपराध को किस प्रकार जन्म दे रहा है, उस अपराध से कैसे रोका जा सकता है, आपको ये खास तौर पे ध्यान रखना है। हमारा जो सोशल मीडिया है, आज हम देखते हैं फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम वगैरह जो बना हुआ है, इस सोशल मीडिया का अनैतिक उपयोग कैसे हो रहा है। आज देख रहे हैं कि हम इसका अनैतिक उपयोग क्यों हो रहा है, क्या इसमें बच्चों के साथ साथ माता पिता का योगदान भी है, या बच्चे स्वयं जिम्मेदार हैं, या बच्चों में संस्कारहीनता आ रही है, इस पर आपको खास तौर पे ध्यान रखना है मित्रों। आदर्श आचार संहिता, इसके बारे में आप अपना विचार रखें। प्लास्टिक का जो उपयोग है वो बंद हुआ है, बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, यह आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आज हम देखते हैं कि मीडिया पर राजनीतिक प्रभाव जबरदस्त है। मीडिया में राजनीतिक दखल, हम कई चैनल्स को देखते हैं कि वो एक ही पार्टी की बातें करते रहते हैं, या मान के चलिए आप कि लगातार वो कुछ ना कुछ पक्ष में बोलते रहते हैं। बड़ा मुश्किल है। मीडिया आज के दौर में समाज में किस प्रकार की भूमिका अदा कर रहा है, आपको खासतौर पे ध्यान रखना है। बैंकों का जो विलय लगातार हो रहा है, उसमें अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा। महिला आरक्षण व समानता का अधिकार, राजस्थान में महिला का जो साक्षरता दर बहुत निम्न स्तर है, वो क्यों है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। समलैंगिकता क्या एक सामाजिक अभिशाप है। ऑनलाइन जो शिक्षा है वो कितनी सफल है, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली हमारे जो है, हम उसकी सफलता कैसे उसमें प्राप्त कर सकते हैं, या सफल रहेगी या असफल रहेगी, तो उसके कारण वगैरह जो आपको खासतौर ध्यान रखना है। नेपाल भारत जो नक्शा विवाद चल रहा है, क्या ये चीन की चाल है, या इसमें चीन की क्या भूमिका, आप इस पर ध्यान रखिए। धारा 370, 371, और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत का किस प्रकार है, क्या उसमें डेवलपमेंट है। वनाग्नि, आज हम देखते हैं जंगलों में लगातार आग लग रही है, इसके पीछे क्या कारण है, आपको खास जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है हमारा, वो किस प्रकार का चेंज हो रहा है, आपको ध्यान है। डिटेंशन सेंटर जो है उनके बारे में आप जानकारी रखिए अपनी, किस प्रकार की है। और सरकारी विभागों को जैसे रेलवे के निजीकरण की बात चल रही है, और भी विभाग का निजीकरण चल रहा है, उसका क्या उपयोग, क्या उसके माइनस और प्लस पॉइंट हो सकते हैं, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है मित्रों। अब कुछ खासतौर ध्यान रखिए, 2019-20 के दौरान कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जिनके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं,
उन घटनाओं पर भी आप विशेष नजर बनाए रखें, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, आपको इन पर खास तौर पे रखना है। और अंतिम पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दल बदल। अभी हाल ही में लग रहा है दल, आप देखें पूरे के पूरे जो हमारे दल बदल की घटना राजस्थान के अंदर बहुत तेजी से बढ़ी है, लेके बहुत उभर के सामने आई है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, वो आपको ऐसे कुछ मुद्दों पर आयोग आपसे निश्चित रूप से बात करता है। आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी इन्हीं प्रश्नों के आसपास या इस प्रकार के प्रश्नों को आपको खास तौर पे करना है। निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए कि आप अपने जो साक्षात्कार है आपका, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आप अपनी दे पाएंगे, एक बेहतर ढंग से आप अपनी बात को रख पाएंगे। और आप चूंकि आप जब पहले मॉक टेस्ट के दौरान अपनी तैयारी कर चुके हैं, और वहां आप अपनी बात को रखिए, ये खास तौर पर आप ये ध्यान रखिए। मित्रों, मेरा ये आज का जो वीडियो है, जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए बनाया है, निश्चित मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि, और अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर विश्वास है मेरा कि आपको आपकी तैयारी में बेहद आपको सहयोग प्रदान करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, निश्चित रूप से आप मेरा सहयोग करें, सब्सक्राइब करके मुझे ये बताएं, आप लाइक करें, शेयर भी करें इसको लेके ज़्यादा ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा चैनल जिसका नाम है जीके विद ललित धानावत सर, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और आप ये बताइए कि लेकर के, ताकि मैं महसूस कर पाऊँ कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर पाया हूँ, और मेरे जो भावी जो आरएस के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मैं कितना सहयोग कर पाया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिए, यदि आपको फिर भी लगता है कि मेरी कहीं आवश्यकता है, या आप कोई प्रॉब्लम आपको है, तो आप ये ध्यान रखिए, और स्क्रीन पर देख रहे होंगे लास्ट में कि मेरा नंबर है 9610232818। आप इस पर अपना कोई मैसेज आप छोड़ सकते हैं, या आप कॉल करके आप किसी प्रकार की कोई जानकारी तो आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरा सहयोग विद्यार्थियों के लिए मेरा आपको दिन रात रहेगा। और इसी कामना के साथ एक बार पुनः मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।